27 शहरों में मेट्रो, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 10 लाख के पार और नए भारत को गति प्रदान करने के लिए प्रतिदिन 37 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण। बीते 8 साल में हर मोर्चे पर कामयाब रही है मोदी सरकार। दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता और स्वस्थ जीवन शैली के लिए इसकी स्वीकार्यता, आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सुरक्षा हो या फिर विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान, ये कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिस पर हर देशवासी को नाज है। सरकार की नीतियों का ही कमाल है कि गांव से लेकर रायसीना हिल तक महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण देखने को मिला है। अष्टलक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर के राज्यों का चहुमुखी विकास पिछले 8 सालों में अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ने सिक्किम को दी है एक नई पहचान। आजादी के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के लिए संकट में सहारा बनकर चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। डिजिटल होती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा और शिखर को छूने की दूरदर्शिता भी दिखी है। 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार का अनूठा संकल्प है नई शिक्षा नीति। पिछले 8 सालों में खेल के मैदान पर बने हैं ढेरों कीर्तिमान। खेलो इंडिया और टॉप्स जैसी योजनाओं से ओलंपिक, पैरालंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने परचम लहराकर देश को गौरवान्वित किया है। पिछले 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नाम रहे हैं। ये निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों के बेहतर भविष्य की नींव है। एक ऐसी नींव जिस पर सशक्त भारत की गौरवशाली इमारत शान से खड़ी हो रही है। One of the largest growing economies in the world, India today surging ahead, using technology to empower. India is a nation which has special needs, special requirements and challenges, of course, also very special strengths, fueled by people, perspectives and progress. Just before the Prime Minister's address to the nation, flower petals will be showered by 2 Mi-17 helicopters in Amrit formation. These are from the 129 helicopter unit, also called the Nubra Warriors, and the formation will be led by Wing Commander Anand Vinayak Agashe and Wing Commander Nikhil Mehrotra will be in the second helicopter. While following the 2 Mi-17s in line astern formation will be 2 Dhruv helicopters from 111 helicopter unit referred to as the Snow Tigers, and this is the first unit of the Indian Air Force to induct these indigenous advanced light helicopters made by Hindustan Aeronautics Limited, making them the proud flag bearers of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. आज का ये समारोह कई मायनों में यादगार होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय अमृत फॉर्मेशन में 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के द्वारा यहाँ फूलों की पंखुड़ियां बिखेरी जाएंगी और राष्ट्रगान के समय पहली बार लाल किले पर समारोह के दौरान सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित घरेलू हॉवित्जर तोप, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोटोटाइप द्वारा औपचारिक 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तोप पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है। पहली बार 21 तोपों की सलामी में स्वदेशी तोप शामिल है। 21वां गोला इसी तोप से छोड़ा जाएगा और ये तोप की गूंज नहीं, ये भारत की गूंज है। Absolutely. In fact, this prototype of the advanced towed artillery gun system has been specially customized with certain technical specifications being tweaked for the ceremony.
हर 15 अगस्त को लाल किले का माहौल पूरी तरह से निखर उठता है। चाहे धूप खिले, बादल हो या बारिश, यहां मुख्य समारोह की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। इस समारोह की भव्यता और आयोजन की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए कई एजेंसियां जुटती हैं और इस समारोह का शानदार प्रसारण आप तक पहुंचता है दूरदर्शन के माध्यम से। भारत का 76वां स्वाधीनता दिवस बेहद खास और अनूठा है। हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधा प्रसारण के लिए 44 HD कैमरे लगाए गए हैं। इनमें वाइड एंगल लेंस के साथ 2 ब्यूटी कैम, 4 PTZ कैमरा और 4 जिप कैमरे डायनेमिक एंगल वाले खूबसूरत शॉट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। दूरदर्शन ने प्रधानमंत्री के काफिले को कवर करने के लिए पहली बार लाल किले स्थित दिल्ली गेट दरवाजे की तरफ 6 कैमरे इस तरह प्लेस किए हैं कि बैकड्रॉप में स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता की कहानी भी नजर आती है। पूरे समारोह को एक नए एंगल से दिखाने के लिए ज्ञान पथ पर ट्रैक एंड ट्रॉली पर कैमरा लगाया गया है। गुरुद्वारा शीशगंज के ऊपर लगे इस कैमरे से चांदनी चौक से लाल किले को सीधे देखा जा सकता है। लाल किले और चांदनी चौक पर लगा क्रेन कैमरा फ्रंटल शॉट्स की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। राजघाट आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां 5 कैमरों के मल्टी सेटअप के जरिए क्रिएटिव एंगल से हर गतिविधि को कैप्चर करने की व्यवस्था की गई है। मुख्य कार्यक्रम स्थल लाल किला और राजघाट को ऑप्टिकल फाइबर और बैकपैक कनेक्टिविटी के साथ दूरदर्शन के स्टूडियो से जोड़ा गया है। दूरदर्शन के 125 से भी ज्यादा क्रिएटिव लोगों की टीम पिछले 3 महीने से भारत सरकार के अलग अलग विभागों के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में लगी है। रक्षा मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के साथ 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट वायुसेना के विमानों को कमांड देती है। मुख्य समारोह स्थल पर हाई क्वालिटी ऑडियो का बेहतरीन प्रबंधन किया है सिग्नल रेजिमेंट ने। स्वाधीनता दिवस समारोह के इस मेगा प्रसारण की ओवरऑल इंचार्ज हैं प्रिया कुमार और सुनील। तकनीकी प्रभारी हैं अभिषेक अग्रवाल और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुत
कर रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राजघाट पर कुछ ही देर में आगमन होगा। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बापू को नमन। The apostle of peace and non-violence, who led our freedom struggle towards the path of truth and peaceful protest. Located on the banks of the river Yamuna, this memorial in the form of a black marble stone platform just beneath the open sky without any claddings on top or any sides. And here the arrival of Prime Minister Narendra Modi to offer reverence and respect to the father of the nation. The path to the sublime are one to many. The nature of peace is pure harmony. And as we walk our journey in our different way, the resting place is only one, they say. Prayers of reverence and gratitude as the flame of truth and non-violence rises strong and upwards. राष्ट्र का बापू को नमन। प्रधानमंत्री ने बापू की स्मृति को पुष्पांजलि अर्पित की। अब वो राजघाट से प्रस्थान कर रहे हैं लाल किले की ओर। बापू का जीवन आदर्श की वो पराकाष्ठा है जहां वो स्वयं एक संदेश बन जाता है। बापू ने देश को जोड़ा, बापू ने दुनिया को जोड़ा, जीवन को सरल बनाने के अनूठे और सीधे सादे मंत्र दिए। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को हर कार्य की कसौटी माना। सत्य का मार्ग कठिन सही मगर वही सही है, बापू ने फिर से बताया। Magnificent and imposing, the Red Fort, standing regal and proud, reinforcing the belief that architectural brilliance is more than just design. It's about rhythm, order, balance, and soul. Centuries of history embodied in the 17th century Fortress Palace, its significance transcending time and space. भारत में या दुनिया के किसी भी कोने में जब भी हम अपने प्यारे तिरंगे को देखते हैं तो मन में जोश और उमंग की भावना जागती है। इसे शब्दों में व्यक्त करना बड़ा कठिन है। तिरंगे की कल्पना से लेकर उसके राष्ट्रीय ध्वज बनने की यात्रा बड़ी रोचक है। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा, तिरंगे की धूम, आजादी का अमृत महोत्सव। The national flag, a symbol
of the ultimate patriotic spirit. And today, as our national flag flutters proudly all across the nation, we know that it carries with it the saffron of sacrifice and steadfast calm, the white of peace and the सामने चांदनी चौक और जहां भी नजर वहां तिरंगा। ये आजादी की शान है, भारत की जान है, एकता की पहचान है और ये तिरंगा हम सबका मान है। आजादी के 75 वर्षों की प्रगति और तरक्की का साक्षी है ये तिरंगा। ये तिरंगा ही है जो बदलते दौर के साथ अटल और अडिग होकर इठलाते इतराते हुए लहरा रहा है। हर घर तिरंगा एक पहल है तिरंगे से व्यक्तिगत रिश्ता बनाने का। ये मौका है अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र अभिमान की भावना का अनुभव करने का। तिरंगा उम्मीद भी है और प्रेरणा भी। ये लक्ष्य भी है और वहां तक पहुंचने का जज्बा भी। सभी देशवासी अपने घरों में तिरंगा फहरा सकें, इसके लिए राष्ट्रीय ध्वज संहिता में बदलाव किया गया है। इस बदलाव का ही परिणाम है कि भारत का हर नागरिक दिन रात अपने घरों पर तिरंगा फहरा सकता है। अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। हर घर तिरंगा अवसर है भारतीयता के जश्न का। ये उत्सव है देश प्रेम का और ये लम्हा है गौरवशाली भारतीय इतिहास के साथ समृद्ध वर्तमान के आन बान शान तिरंगे को भावपूर्ण सलामी देकर ये प्रण लेने का कि हम सब इसकी गरिमा बनाए रखने की कोशिश अंतिम सांस तक करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव, रंगों की छटा अलग, बिल्कुल निखरी हुई सुबह और ये भादों का महीना, जब कभी सुबह बादल आ जाते हैं, कभी बारिश होती है, लेकिन आज की सुबह बेहद सुहावना मौसम और प्रतीक्षा। कुछ ही समय में पधारेंगे यहाँ लाल किले की प्राचीर के सामने माननीय प्रधानमंत्री और ये विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जहां केंद्रीय मंत्री और अन्य विशिष्ट व्यक्ति आज के इस विशेष कार्यक्रम में यहां मौजूद। और रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक अनूठी पहल की है। स्क्रोल, यानी अगर हम देखें तो आजादी के संघर्ष के ऐसे पलों को दिखाया गया है जो सबके लिए प्रेरणा बन गए। 500 प्रख्यात कलाकारों ने इन स्क्रोलों को बनाया है। So as we shared earlier, fortunately the sun is not bright and shining because it can get very, very warm. And here at the arrival at Red Fort, the Prime Minister's car came.
देश के इतिहास में यादगार पल, आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। भारत का ये गौरवशाली अवसर और लाल किले के दक्षिणी छोर से लाहौरी दरवाजे की ओर बढ़ता प्रधानमंत्री का काफिला। प्रधानमंत्री बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात यहां पधार रहे हैं। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार करेंगे। इसके बाद रक्षा सचिव प्रधानमंत्री का परिचय दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा से करवाएंगे। दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग प्रधानमंत्री को सलामी मंच की ओर ले जाएंगे, जहां अंतर सेना और दिल्ली पुलिस गारद के जवान उन्हें सलामी देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे। आगमन हो रहा है लाल किले की प्राचीर के नजदीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। The Prime Minister's Guard of Honor assembled here just outside the Lahore Gate as the Prime Minister arrives here. गौरव पताका विश्व में लहराने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम विनय से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, उनकी अगवानी की रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार। और माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान गारद का निरीक्षण करने का अनुरोध किया जाएगा। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री ने निवेदन गरिमापूर्वक स्वीकार किया और Wing Commander Kunal Khanna, who is commanding this Guard of Honor, requesting the Prime Minister to come and inspect the Guard of Honor. And when the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march.
The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now make his way through the beautifully decorated Lahori Gate to reach the ramparts of Red Fort for the flag unfurling and his customary address to the nation. And today, as we take a look at our achievements, there is a sense of pride, but also a realization of the miles we need to walk for achieving the different shades of independence. The past can give us context and inspiration, but it is only in the present that we can sow the seeds of a better future. प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद लाहौरी दरवाजे से अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर, और आज उनके स्वागत में विशेष रूप से 2 हाथी भी वहां मौजूद, और इधर 41 फीट ऊंचे और 24 फीट चौड़े लाहौरी गेट से गुजरकर प्राचीर पर पहुंचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री लिफ्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सन 1947 में जब 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया था, तब आकाश में बादल थे। तिरंगा फहराने के समय अचानक आकाश में इंद्रधनुष निकल आया था। लाल किले पर पहली बार तिरंगा 16 अगस्त 1947 की सुबह फहराया गया। उसके बाद से हर साल 15 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। जब लाल किला बनवाया गया था तो उस समय ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया। इसी प्राचीर पर 90 बरस तक यूनियन जैक दिखाई दिया और यहीं पहली बार 1947 में स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर पर आगमन, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने उनकी अगवानी की। The Prime Minister, having reached the first level of the ramparts, will now move to the second level in a short while and unfurl the national flag. And as the national anthem will play to the booming of the 21-gun salute, the gently floating petals from the unfurled flag would be symbolic of the many opportunities that come our way to ensure that governance always and every time foregrounds the values enshrined in our Constitution. Nation building can of course have varied lenses. The power of being one, the empowerment of everyone, or the exclusion of no one. Whichever way we look at it, all become important against the backdrop of National Day celebrations. Our 792 NCC cadets, to be precise, in different costumes of the different states they are from. In fact, all districts have sent NCC cadets here for this year's celebration. And eager anticipation in the dignitaries to await the Prime Minister's address, his speech, and what he is going to outline and foreground. And across the street, we have Chandni Chowk. और लाल किले के आसपास का वातावरण सर्वधर्म संभाव की अनूठी तस्वीर पेश करता है। हमारी कई खूबियों में से एक है हमारी विविधता। भारत की विविधता इसका सबसे खूबसूरत रंग है और इसमें हर रंग समाया है। लाल किले के सामने जामा मस्जिद जो भोजला पहाड़ी पर बनी है, आर्य समाज मंदिर, भारत की संस्कृति और परंपरा यही है कि दुनिया में सबके लिए उसके दरवाजे खुले हैं। गुरुद्वारा सीसगंज खुला मन,
विशाल हृदय, पूरी दुनिया, पूरी मानवता एक। गौरी शंकर मंदिर और जैन लाल मंदिर, जिसमें पक्षियों का चिकित्सालय भी है। पूरी दुनिया, पूरी मानवता एक, ये मंत्र हम वीरांगनाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई हो, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गायदिन्ल्यो, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, वेलू निचियार। भारत की नारी शक्ति क्या होती है, भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। आजादी का जंग भी लड़ने वाले और आजादी के बाद देश बनाने वाले भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, रामन और लोहिया, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम भारती, अनगिनत ऐसे महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। जब आजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। ये देश का सौभाग्य रहा है कि आजादी के जंग के कई रूप रहे हैं और उसमें एक रूप वो भी था जिसमें नारायण गुरु हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंदो हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हो, ऐसे अनेक महापुरुष हिंदुस्तान के हर कोने में, हर कान में भारत की चेतना को जगाते रहे, भारत को चेतनवंत बनाते रहे। अमृत महोत्सव के दौरान देश ने पूरे एक साल से हम देख रहे हैं, 2021 में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, स्मृति दिवस को संवारते हुए हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्षावधि कार्यक्रम किए। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो, वो शायद पहली घटना हुई होगी। और हिंदुस्तान के हर कोने में उन सभी महापुरुषों को याद करने का प्रयास किया गया जिनको किसी न किसी कारणवश इतिहास में जगह न मिली या उनको भुला दिया गया था। आज देश ने
खोज खोज करके हर कोने में ऐसे वीरों को, महापुरुषों को, त्यागियों को, बलिदानियों को, सत्याग्रहियों को याद किया, नमन किया। अमृत महोत्सव के दरमियान इन सभी महापुरुषों को नमन करने का अवसर रहा। कल 14 अगस्त को भारत ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी बड़े भारी मन से हृदय के गहरे गांवों को याद करते हुए उन कोटि कोटि जनों ने बहुत कुछ सहन किया था, तिरंगे की शान के लिए सहन किया था, मातृभूमि की मिट्टी से मोहब्बत के कारण सहन किया था और धैर्य नहीं खोया था। भारत के प्रति प्रेम ने नई जिंदगी की शुरुआत करने का उनका संकल्प नमन करने योग्य है, प्रेरणा पाने योग्य है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पिछले 75 साल में देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के कर्मी हो, शासन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हो, जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के शासक प्रशासक रहे हो, राज्यों के शासक प्रशासक रहे हो, केंद्र के शासक प्रशासक रहे हो, 75 साल में इन सबके योगदान को भी आज स्मरण करने का अवसर है और देश के कोटि कोटि नागरिकों को भी जिन्होंने 75 साल अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बीच भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने से जो हो सका वो करने का प्रयास किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई है। सुख दुख की छाया मंडराती रही है और इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने उपलब्धियां की है, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है, संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है। और इसलिए और ये भी सच्चाई है कि सैकड़ों सालों के गुलामी के कालखंड ने भारत के मन को, भारत के मानवीय की भावनाओं को गहरे घाव किए थे, गहरी चोटें पहुंचाई थी, लेकिन उसके भीतर एक जिद्द भी थी, एक जिजीविषा भी थी, एक जुनून भी था, एक जोम भी था। और उसके कारण अभावों के बीच में भी, उपहास के बीच में भी, और जब आजादी का जंग अंतिम चरण में था तो देश को डराने के लिए, निराश करने के लिए, हताश करने के लिए सारे उपाय किए गए थे। अगर आजादी आई, अंग्रेज चले जाएंगे तो देश टूट जाएगा, बिखर जाएंगे, लोग अंदर अंदर लड़ करके मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, अंधकार युग में भारत चला जाएगा। न जाने क्या क्या आशंकाएं व्यक्त की गई थी, लेकिन इनको पता नहीं था ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, इस मिट्टी में वो सामर्थ्य है जो
शासकों से भी परे सामर्थ्य का एक अंतर प्रभार लेकर के जीता रहा है, सदियों तक जीता रहा है। और उसी का परिणाम है हमने क्या कुछ नहीं झेला। कभी अन्न का संकट झेला, कभी युद्ध के शिकार हो गए, आतंकवाद ने डगर डगर चुनौतियां पैदा की, निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, छद्म युद्ध चलते रहे, प्राकृतिक आपदाएं आती रही, सफलता विफलता, आशा निराशा, न जाने कितने पड़ाव आए हैं। लेकिन इन पड़ाव के बीच भी भारत आगे बढ़ता रहा। भारत की विविधता जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी, वो भारत की विविधता ही भारत की अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है, और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है, वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं, वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास एक अनमोल सामर्थ्य है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की यात्रा में आशाएं, अपेक्षाएं, उतार चढ़ाव सब कुछ के बीच में हर एक के प्रयास से हम जहां तक पहुंच पाए थे, पहुंचे थे। और 2014 में देशवासियों ने मुझे दायित्व दिया। आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल किले से देशवासियों का गौरव गान करने का अवसर मिला। लेकिन मेरे दिल में जो भी आप लोगों से सीखा हूं, जितना आप लोगों को जान पाया हूं मेरे देशवासियों, आपके सुख दुख को समझ पाया हूं, देश की आशा अपेक्षाओं के भीतर वो कौन सी आत्मा बसती है, उसको जितना मैं समझ पाया हूं, उसको लेकर के मैंने अपना पूरा कालखंड देश के उन लोगों को एम्पावर करने में खपाया। मेरे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, दिव्यांग हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, समुद्र का तट हो, हिमालय की कंदराएं हो, हर कोने में महात्मा गांधी का जो सपना था आखिर इंसान की चिंता करने का, महात्मा गांधी जी का आकांक्षा थी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्थ बनाने की, मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। और 8 साल का नतीजा और आजादी के इतने दशकों का अनुभव आज 75 साल के
बात जब अमृत काल की ओर कदम रख रहे हैं, अमृत काल की ये पहली प्रभात है, तब मैं एक ऐसे सामर्थ्य को देख रहा हूं और जिससे मैं गर्व से भर जाता हूं। देशवासियों, मैं आज देश का सबसे बड़ा सौभाग्य ये देख रहा हूं कि भारत का जनमन आकांक्षी जनमन है। एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है और हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर समाज के हर वर्ग में, हर तबके में आकांक्षाएं उफान पर है। देश का हर नागरिक चीजें बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है, लेकिन इंतजार करने को तैयार नहीं है, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, कर्तव्य से जुड़ करके करना चाहता है, वो गति चाहता है, वो प्रगति चाहता है। 75 साल में संजोए हुए सारे सपने अपने ही आंखों के सामने पूरा करने के लिए वो लालायित है, उत्साहित है, उतावला भी है। कुछ लोगों को इसके कारण संकट हो सकता है, क्योंकि जब एस्पिरेशनल सोसाइटी होती है तब सरकारों को भी तलवार की धार पर चलना पड़ता है, सरकारों को भी समय के साथ दौड़ना पड़ता है। और मुझे विश्वास है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों न हो, हर किसी को इन एस्पिरेशनल सोसाइटी पर एड्रेस करना पड़ेगा। उनकी आकांक्षाओं के लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमारे इस एस्पिरेशनल सोसाइटी ने लंबे अरसे तक इंतजार किया है, लेकिन अब वो अपनी आने वाली पीढ़ी को इंतजार में जीने के लिए मजबूर करने को तैयार नहीं है। और इसलिए ये अमृत काल का पहली प्रभात हमें उस एस्पिरेशनल सोसाइटी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर देकर के आई है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने पिछले दिनों देखा है, एक और ताकत का हमने अनुभव किया है, और वो है भारत में एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ। एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण आजादी के इतने संघर्ष में से जो अमृत था, वो अब संजोया जा रहा है, संकलित हो रहा है, संकल्प में परिवर्तित हो रहा है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा जुड़ रही है और सिद्धि का मार्ग नजर आ रहा है। ये चेतना, मैं समझता हूं कि चेतना का जागरण, ये पुनर्जागरण, ये हमारी सबसे बड़ी अमानत है। और ये पुनर्जागरण देखिए, 10 अगस्त तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद कि देश के भीतर कौन सी ताकत है, लेकिन पिछले 3 दिन से जिस प्रकार से तिरंगे के झंडे को लेकर के, तिरंगा की यात्रा लेकर के देश चल पड़ा है। बड़े बड़े सोशल साइंस के एक्सपर्ट्स ये भी शायद कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे भीतर के अंदर कितने, मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है, एक तिरंगे झंडे ने दिखा दिया है। ये पुनर्चेतना, पुनर्जागरण का पल है। ये लोग समझ नहीं पाए हैं, जब देश जनता कर्फ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति है।
जब देश काली थाली बजा करके कोरोना वॉरियर के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाता है, तब चेतना की अनुभूति होती है। जब दिया जला करके कोरोना वॉरियर की शुभकामना देने के लिए देश निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति होती है। दुनिया कोरोना के कालखंड में वैक्सीन लेना या न लेना, वैक्सीन काम का है कि नहीं है, उस उलझन में जी रहा था। उस समय मेरे देश के गांव गरीब भी 200 करोड़ डोज दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखा देते हैं। यही चेतना है, यही सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य ने आज देश को एक नई ताकत दी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीसरा एक महत्वपूर्ण सामर्थ्य मैं देख रहा हूं, जैसे स्पिरिचुअल सोसाइटी, जैसे पुनर्जागरण, वैसे ही आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। हम जिस प्रकार से संकल्पों लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है। और आखिरकार विश्व भी उम्मीदें लेकर के जी रहा है। उम्मीदें पूरे करने का सामर्थ्य कहां पड़ा है, वो उसे दिखने लगा है। मैं इसे त्रिशक्ति के रूप में देखता हूं, 3 सामर्थ्य के रूप में देखता हूं। और ये त्रिशक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की। और इसे पूरा करने के लिए हम जानते हैं दोस्तों, आज दुनिया में एक विश्वास जगने में मेरे देशवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है। 130 करोड़ देशवासियों ने कई दशकों के अनुभव के बाद स्थिर सरकार का महत्व क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया में किस प्रकार की ताकत दिखा सकती है, नीतियों में कैसा सामर्थ्य होता है, उन नीतियों पर विश्व का कैसे भरोसा बनता है, ये भारत ने दिखाया है और दुनिया भी इसे समझ रही है। और हम जब राजनीतिक स्थिरता हो, नीतियों में गतिशीलता हो, निर्णयों में तेजी हो, सर्वव्यापकता हो, सर्वसमावेशकता हो, तो विकास के लिए हर कोई भागीदार बनता है। हमने सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के हम चले थे, लेकिन देखते ही देखते देशवासियों ने सबका विश्वास और सबका प्रयास से उसमें और रंग भर दिए हैं। और इसलिए हमने देखा है हमारी सामूहिक शक्ति को, हमारे सामूहिक सामर्थ्य को हमने देखा है। आजादी का अमृत महोत्सव जिस प्रकार से बनाया गया, जिस प्रकार से हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान चल रहा है, गांव-गांव के लोग जुड़ रहे हैं, कार सेवा कर रहे हैं, अपने प्रयत्नों से अपने गांव में जल संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चला रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे गरीबों के कल्याण का काम हो, देश आज पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को, उसका गौरवगान करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे, तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो,
कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तो साथियों मुझे लगता है